So, guys, we are discussing the approaches part of comparative politics, right? For PSI or optional of UPSC CSC एंड अप्रोचेस हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. आज हम कंटिन्यू करेंगे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच. बिहेवियरलिज्म क्या होता है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म क्या होता है, कैसे इनका राइज हुआ, राइट, सिस्टम्स अप्रोच क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस क्या है आलमंड पावल का, ये सारी चीजें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. आज हम पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच डिस्कस करेंगे, राइट. पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच डिस्कस करेंगे. देखो, सबसे पहले हमें किसी भी अप्रोच को समझने के लिए हमें हमें पहले उसकी डेफिनेशन जाननी है, राइट. हमारे पास कुछ डेफिनेशन होनी चाहिए जो एक्सपर्ट की दी हुई हो, राइट. एक्सपर्ट की डेफिनेशन होनी चाहिए और अपनी भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब हम किसी अप्रोच को पढ़ रहे हैं, बेसिकली अप्रोच क्या है, अप्रोच इज अ तरीका कि भैया हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जब हम सिस्टम्स को कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिजन का तरीका क्या होगा, राइट. किन किन एलिमेंट्स को हम उसमें कंपेयर करेंगे, राइट. तो इन सब चीजों को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो हम अप्रोचेज में डिस्कस करेंगे, राइट. कि भैया कौन सा तरीका, कौन से तरीके से हम दो सिस्टम्स को, हाउ विल वी कंपेयर द पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज, right, of two different states, of two different societies. So this is the approach. और यहाँ पे हम पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच में पॉलिटिक्स को सोसाइटी से इंटरलिंक करते हैं, इसीलिए इसका नाम पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है. सिंपल बात, सिंपल से वर्ड्स में जैसे कि दो एक्सपर्ट्स रहे हैं, आप इनका नाम याद कर सकते हैं, डोज एंड ह्यूजेस, राइट. DOWES एंड ह्यूजेस. इन्होंने किस तरीके से पॉलिटिकल सोशियोलॉजी को डिफाइन किया? दे डिफाइंड कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इज अ काइंड ऑफ स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी. सिंपल बात, जो आप और हम दोनों जानते हैं कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी क्या है, कि भैया पॉलिटिक्स को इस तरीके से स्टडी करना कि इसका रिलेशन हम सोशल स्ट्रक्चर से बैठा पाए, राइट. कि भैया जो सोसाइटी के डिफरेंट एलिमेंट्स है वो पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और आपकी पॉलिटिक्स सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, राइट. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, सोसाइटी और पॉलिटिक्स इन दोनों को एक साथ मिलके स्टडी करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे. हम देखेंगे कि जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच है कि पॉलिटिक्स और सोसाइटी इन दोनों को लिंक करना. देखो, पॉलिटिक्स माने रूल मेकिंग, लॉ इम्प्लीमेंटेशन एंड देन लॉ एडजुडिकेशन. बेसिकली पॉलिटिक्स और जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, ये इन तीनों चीजों से डील करती है. बेसिक सी बात पॉलिटिक्स की ये है. बट सोसाइटी इज अ वेरी ब्रॉड टर्म. सोसाइटी इंक्लूड योर caste structures, your class structures, right. Your even there are political societies also. There is a civil society जिसमें आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, आपके कॉलेज, ये सारी चीजें आती है. सोसाइटी में आपका रिलीजन भी आएगा, सोसाइटी में आपका कैरिज्मा भी आएगा, राइट. रीजनलिज्म की फीलिंग्स और कम्युनलिज्म, ये सारी चीजें आपकी सोसाइटी का पार्ट है और ये सब चीजें आपकी पॉलिटिक्स को भी इम्पैक्ट करती है. इसीलिए हमें इन दोनों को इंटर रिलेटेड वे में स्टडी करना होगा. और जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करने वाले लोग हैं, यूजुअली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो इस तरीके के इंटर रिलेशन एस्टेब्लिश करना, बैठाना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे एक होलिस्टिक व्यू ऑफ पॉलिटिक्स आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे. तो ओरिजिन अब हम इसकी स्टडी करें. डेफिनेशन, देयर इज I have already given you expert definition of Does and Hughes. You can remember this name. बाकी definition तो इनकी एकदम जेनरिक सी है, राइट. तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीधा वो आपको बोल देंगे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच. तो मान लो आपको 10 मार्कर आ जाए जिसमें सिर्फ ये लिखा हो कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच. इतना सिर्फ यूपीएससी इतना ही लिखता है. पीएसआई और ऑप्शनल के पेपर में इतना तीन शब्द लिख देगा, वो बोलेंगे कि 10 नंबर पे इस पे लिखो. तो उसमें आपका ओरिजिन भी आएगा 2-3 लाइन में ओरिजिन के कारण भी आपके आएंगे. अगले 2-3 लाइन में जो मेन जो इसके एक्सपर्ट्स रहे हैं वो भी आएंगे. लास्ट में आपका क्रिटिसिज्म भी इसका आएगा और कंक्लूजन के तौर पे फिर आप बताएंगे कि ऑल्दो देयर इज सर्टेन क्रिटिसिज्म, लेकिन इसका यूज ये है. तो इस तरीके से आपकी 10-12 लाइन आप इस तरीके से क्रिएट कर पाओगे. इतने में ही आपको 10 मार्कर
क्वेश्चन लिखना है, राइट। तो देयर, ये एक चीजी लाइन है जो आप याद रख सकते हैं कि देयर कैन बी नो पॉलिटिक्स, इट इज बिलीव्ड दैट देयर कैन बी नो पॉलिटिक्स विदाउट सोसाइटी एंड नो सोसाइटी विदाउट पॉलिटिक्स, एंड हिस्ट्री हैज प्रोवाइडेड अस एविडेंसेस ऑफ दैट। वो कैसे, वो हम एवोल्यूशन पार्ट में देखेंगे कि हिस्टोरिकल एवोल्यूशन इसका कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले जब हम पॉलिटिकल सोशियोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इस टर्म को स्टडी कर रहे हैं, उससे पहले अब देखो सोसाइटी का हमें क्लियर है कि सोसाइटी में क्या क्या चीजें आती है। सोसाइटी में आपके इवन पॉलिटिक्स आ जाती है, राइट। सोसाइटी इज अ ब्रॉडर टर्म, लेकिन उससे पहले हमें पॉलिटिक्स डिफाइन करना तो इम्पोर्टेंट है। हमें ये तो पता हो कि कौन कौन सी चीजें आपकी पॉलिटिक्स में इंक्लूड हो, राइट। पॉलिटिक्स की एक डेफिनेशन हमें मिलना जरूरी है, और ये डेफिनेशन आपने उस वक्त पढ़ी होती है जब आप पेपर 1 में स्टेट का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे होते हैं। बट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के रेफरेंस में कई सारे एक्सपर्ट्स रहे, जैसे सबसे पहले बर्नार्ड एरिक नाम का एक एक्सपर्ट आया, राइट। ये स्कॉलर है। इन्होंने कैसे डिफाइन किया पॉलिटिक्स को इन्होंने डिफाइन किया कि स्टेट एंड गवर्नमेंट। इसने बोला कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स इज बेसिकली स्टेट एंड गवर्नमेंट। लेकिन ये तो बहुत नैरो डेफिनेशन हो गई, भैया स्टेट के बाहर और गवर्नमेंट के बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है। आपकी कास्ट पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं हुई इस तरीके से, तो तब तो आपकी क्लास पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं हुई, कैरिज्मा पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं हुआ, राइट। तो ये एक होलिस्टिक डेफिनेशन उसने नहीं दी, बर्नार्ड एरिक की, राइट। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट स्कॉलर जो आप याद रख सकते हैं, रॉबर्ट डाल की डेफिनेशन। रॉबर्ट डाल ने एक होलिस्टिक यहाँ पे डेफिनेशन देने की कोशिश की, और रॉबर्ट डाल के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स इज बेसिकली ए स्टडी ऑफ पावर, और ये पावर कई तरीके की हो सकती है। बाद में जब आप मतलब मैक्स वेबर जैसे लोग जब आए, उन्होंने पावर को कई तरीके का बताया। उन्होंने कैरिज्मेटिक पावर की भी बात कही, राइट। उन्होंने ट्रेडिशनल पावर की भी बात कही, राइट। और एक तीसरा रूप उन्होंने बताया लीगल पावर, राइट। लीगल पावर जो कि लॉ में वेस्टेड होती है। ये किसकी क्लासिफिकेशन है? ये मैक्स वेबर की क्लासिफिकेशन है। ये सब क्लासिफिकेशन अभी हम स्टडी करेंगे, धीमे धीमे स्टडी करेंगे। लेकिन ये जो पावर टर्म इन्होंने यहाँ पे यूज कर ली, स्टेट और गवर्नमेंट को रिप्लेस करके, रॉबर्ट डाल ने जब ये पावर टर्म यहाँ यूज करी, तो इसे एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दे दिया गया कि भैया आप ट्रेडिशंस को भी स्टडी कर रहे हैं, आप लॉ को भी स्टडी कर रहे हैं, राइट। और पावर का स्टडी करते करते आप कैरिज्मा को भी स्टडी कर रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कैरिज्मा बनाता है, राइट, लोगों का। So all these things it falls under the definition of power. लेकिन अब ये क्वेश्चन है कि भैया ये जो पावर यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हुए? क्या सिर्फ वो है जो अभी मैंने मैक्स वेबर का आपको बताया? तो इस कंपोनेंट को कि भैया व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पावर, कि पावर का असली रूप क्या है, राइट। पावर का असली रूप क्या है, इस पे अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग कंसेप्शन है। जैसे मार्क्सिस्ट लोग बोलते हैं कि पावर इज बेसिकली व्हाट, पावर इज बेसिकली ए टूल ऑफ सप्रेशन ऑफ प्रोलेटेरिएट्स। मार्क्सिस्ट की जो डेफिनेशन ऑफ पावर है वो एक बहुत नेगेटिव इंटरप्रिटेशन है। वो क्या कहते हैं, मार्क्सिस्ट कहते हैं कि पावर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है, एक बॉर्जुइस का इंस्ट्रूमेंट है, जिसका यूज वो करते हैं प्रोलेटेरिएट्स को सप्रेस करने के लिए और उनका एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, सरप्लस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मार्क्सिस्ट की डेफिनेशन ये है पावर की, राइट। अब मार्क्सिज्म में भी फिर ग्रामशियन मार्क्सिज्म आता है। आपने ग्रामशी को पढ़ा होगा अगर, राइट, ग्रामशी को पढ़ा होगा, एंटोनियो ग्रामशी को। उसने हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया, उसने पावर को हेजेमनी के टर्म में डिफाइन किया। उसने बोला कि आपका जो सुपर स्ट्रक्चर है, आपका जो कल्चर है, सिविल सोसाइटी है, राइट, आपके जो स्कूल है, कॉलेजेस है, जो ट्रेडिशंस हैं, ये सारे मिलके एक हेजेमनी क्रिएट करते हैं, वही इसके लिए पावर है। तो मार्क्सिस्ट्स के अंदर भी पावर के डेफिनेशन अलग अलग है, राइट। फिर लिबरल्स की अलग डेफिनेशन है अपनी। लिबरल्स के अकॉर्डिंग पावर, रियल पावर इज द मार्केट पावर, कि भैया आपकी जो मार्केट फोर्सेस हैं उनको जितना ज्यादा आप लिबरेट करोगे, सोसाइटी में उतनी पावर क्रिएट हो जाएगी। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, सोसाइटी उतनी ज्यादा पावर क्रिएट करेगी। एनार्किस्ट के लिए पावर का डेफिनेशन अलग है। एनार्किस्ट मानते हैं कि देयर शुड बी, पावर शुड नॉट बी हेल्ड बाय वन मैन। पावर इज, अकॉर्डिंग टू एनार्किस्ट, पावर जो है वो बांटी जानी चाहिए सभी लोगों में, राइट। फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, इनका अलग व्यू है, राइट। जो आप कह सकते हैं कि जो फूको की थ्योरी, राइट, माइकल फूको का आपने नाम सुना होगा, MICHEAL, माइकल फूको, FOUCO,
MAULT, राइट, माइकल फूको। तो फूको की जो अपनी थ्योरी ऑफ पावर है, उन्होंने अपनी अलग से नॉलेज थ्योरी ऑफ पावर दी। फूको ने बोला कि पावर क्या है, पावर इज रिजीम्स ऑफ ट्रुथ। उसने कहा रिजीम्स ऑफ ट्रुथ। और ये रिजीम ऑफ ट्रुथ क्या है, रिजीम ऑफ ट्रुथ क्या है, ये कुछ भी ऐसी एक्सपर्ट चीज हो सकती है, जैसे आपकी नॉलेज हो गई, इट इज अ रिजीम ऑफ ट्रुथ। कैरिज्मा हो गया, इट इज अ रिजीम ऑफ ट्रुथ। इवन आप अगर हैंडसम हो, ये भी एक रिजीम ऑफ ट्रुथ है। तो आप एक इन्फ्लुएंस होल्ड करते हो अगर आप हैंडसम हो, राइट। तो फूको ने एक तरीके की नॉलेज थ्योरी ऑफ पावर दी और बोला कि नॉलेज क्रिएट्स द पावर, राइट, एंड रिजीम ऑफ ट्रुथ क्रिएट्स द पावर। तो इस तरीके से अलग अलग डेफिनेशन है कि क्या क्या आपके पावर के कंपोनेंट हो गए। एक फिलोसफी आपकी साइकोलॉजिकल डेफिनेशन पावर की दी हेरोल्ड जे लासवेल ने। इसने बोला कि पावर इज इन्फ्लुएंस, कि अगर आप डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, राइट, साइकोलॉजिकली अगर इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, देन यू आर ए पावरफुल बीइंग। तो पावर इज बेसिकली इन्फ्लुएंस, हेरोल्ड जे लासवेल के अनुसार। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो डेफिनेशन है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में, राइट, तो जो डेफिनेशन है पावर की जो डेफिनेशन है वो वेरी करती रहती है, वो वेरी करती रहती है। इसीलिए जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की डेफिनेशन है वो भी चेंज होती रहेगी, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल की डेफिनेशन है ये चेंज हो रही है, राइट। मार्क्सिस्ट के लिए पॉलिटिकल होना कुछ अलग है, पावर होना कुछ अलग है, लिबरल्स के लिए अलग है, एनार्किस्ट के लिए इनका व्यू अलग है। तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की भी हम कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं, राइट। लेकिन एक लिबरल्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो जैसे डोज एंड ह्यूजेस ने यहाँ पे अपनी डेफिनेशन दी है, ये इतना आप लिख सकते हैं, राइट। इससे पेपर में अच्छा आपका बेसिकली ये इतनी सारी चीजें हमने जो डिस्कस करी, तो इसमें हमारा काफी कंपोनेंट रिवाइज भी हो गया, राइट। पेपर 1 का काफी कंपोनेंट जो की टर्म्स आपने पढ़े हुए थे वहां, उतना हमने रिवाइज भी कर लिया इसमें। नेक्स्ट आते हैं कि अब इसकी ओरिजिन हम ढूंढेंगे कि भैया सबसे पहले जो पॉलिटिक्स और सोसाइटी है उसे कहां से हम ट्रेस कर सकते हैं कि वहां ये दोनों इंटरलिंक्ड वे में स्टडी किए जाने लगे। तो सबसे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे हम पाते हैं कि जो एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल कई चीजों का बाप है, राइट, फादर ऑफ मेनी थिंग्स। जैसे वो पॉलिटिकल साइंस का बाप है, जैसे माना जाता है कि वो आपकी बायोलॉजी का भी बाप है, सिमिलरली वो इसका पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का भी आप इसे एक फादर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसने क्लास व्यू ऑफ पॉलिटिक्स उस वक्त दिया। क्लास इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ पार्ट ऑफ योर सोशल स्ट्रक्चर, कि भैया कुछ राइट, कुछ रिच क्लास होगी, पुअर क्लास होगी। तो उसने क्या है कि क्लास व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, क्लास व्यू ऑफ स्टेट प्रेजेंट किया। वो कैसे? उसने कहा कि देयर शुड बी अ स्लेव क्लास ऑल्सो। उसने स्लेवरी को जस्टिफाई किया था, उसने स्लेवरी को जस्टिफाई किया था। क्यों? ताकि सोसाइटी में जो जो फंक्शनल स्टेबिलिटी है, राइट, जो सोसाइटी में फंक्शनल स्टेबिलिटी है वो मेंटेन की जा सके। उसका मानना था कि अगर स्लेव नहीं होंगे हमारी सोसाइटी में, तो जो फ्री मैन है, जो सिटीजन्स हैं, वो लोग पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वाज नेसेसरी अकॉर्डिंग टू हिम, इट वाज ए नेसेसरी वर्च्यू। तो इस तरीके से उसने स्लेवरी को उस वक्त जस्टिफाई किया, राइट, उसने क्लास को भी उस वक्त जस्टिफाई किया। तो इस तरीके से ही सेड कि जो आपकी क्लास है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर स्टेट। क्लास की जो थ्योरी है वो उसकी स्टेट की, राइट, जो उसकी जस्टिस की थ्योरी है वो उससे बड़े इंटरलिंक्ड है, राइट। तो उसने स्लेवरी को जस्टिफाई किया, क्लास सिस्टम को, क्लास ऑर्डर को जस्टिफाई किया, तो और उसको अपने स्टेट की थ्योरी से लिंक किया कि भैया अगर क्लास सिस्टम नहीं होगा तो आपके स्टेट में डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि लोग अपने कामों में उलझे रहेंगे, स्लेव की अनुपस्थिति में वो अपने कामों में उलझे रहेंगे, घर में खाना पकाते रहेंगे और वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बट अकॉर्डिंग टू हिम, मैन इज अ जून पॉलिटिकन एंड taking part in politics is according to him a necessary virtue, a virtue of justice according to him। और justice उसके अनुसार तभी आएगा अगर सभी लोग political participation करेंगे, राइट। तो और क्योंकि इससे आप टोटलिटेरियन टेंडेंसीज को भी चेक कर सकते हैं। बाद में जाके हाना अरेंट ने भी ऐसा ही अपना कॉन्सेप्ट दिया, अगर आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्लियर हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लास और स्टेट को, राइट, पॉलिटिक्स और स्टेट को इंटरलिंक करने की कोशिश की। फिर मेडाइवल टाइम में अपने मैकियावेली आए।
मैकियावेली आए। देखो मैकियावेली से पहले क्या था कि चर्च और स्टेट ये दोनों बहुत इंटरलिंक्ड थे। चर्च का बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ करता था स्टेट पे, राइट। और उस वक्त फ्यूडल सिस्टम था, और फ्यूड जो थे वो यूजुअली चर्च से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ करते थे। लेकिन मैकियावेली अनदर थिंकर आए जिन्होंने चर्च और स्टेट को सेपरेट करने की बात की। उसने कहा कि स्टेट को पावरफुल बनाओ, उसने कहा कि प्रिंस को पावरफुल बनाओ। उसने अपनी बुक लिखी द प्रिंस। उसमें उसने प्रिंस को डायरेक्शंस दी कि कैसे वो इटली को पावरफुल बना सकता है, राइट। कैसे वो चर्च के पावर्स को कम कर्ब कर सकता है, जो उसके ओपोनेंट्स है उसकी पावर को कैसे वो कर्ब कर सकता है। तो उसने चर्च और स्टेट को अलग करने की बात कही, और उसने कहा कि जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में सबसे बड़ी हिंडरेंस है, ऑब्स्टेकल है, वो चर्च है। तो इस तरीके से देखो उसने भी पॉलिटिक्स और सोसाइटी को लिंक किया। आगे चल के आपको कार्ल मार्क्स जैसे लोग आएंगे जिसने अगेन अगेन क्लास स्ट्रगल जैसी बात कही, राइट। उसने जो आपका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, इसकी ओपनिंग लाइन है कि हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदर टू सोसाइटीज हैज बीन अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। ये लाइन आप सर्च करना, चीजी लाइन है, आप ये रट सकते हो, राइट। कि हिस्ट्री ऑफ आज तक जितनी भी समाज रहे हैं उनका अगर इतिहास खंगाल के देखोगे तो वो कुछ नहीं होगा बजाय क्लास स्ट्रगल के। कि सब इतिहासों में क्लास स्ट्रगल रहा है, बिटवीन रिच एंड पुअर, बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, बिटवीन बॉर्जियस एंड प्रोलिटेरिएट्स, बिटवीन 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 स्लेव्स एंड फ्रीमैन, बिटवीन फ्यूड्स एंड सर्फ। तो अलग अलग स्ट्रक्चर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन दुनिया में रहे हैं अलग अलग टाइम पीरियड में। इसी को मार्क्स ने कहा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, राइट। तो ये मार्क्स ने भी इस तरीके से क्लास को आपका जो सोसाइटी है उसे पॉलिटिक्स से लिंक किया, एक्सप्लॉयटेशन से लिंक किया। उसके बाद आपके ग्रामशियन मार्क्सिस्ट आए, इन्होंने और ज्यादा एक्सपेंड किया इसको, सोशल लिंक को। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि उन्होंने हेजेमोनिक स्ट्रक्चर्स की बात कही। उन्होंने कहा कि जो जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो जो भी आपकी डोमिनेंट क्लास रही है, राइट, चाहे वो फ्यूड रहे हों, राइट, चाहे वो उससे पहले फ्रीमैन रहे हों, राइट, चाहे वो आपके पेट्रिशियन रहे हों, और बाद में चल के जो आपके बॉर्जियस या फिर जो आपके कैपिटलिस्ट क्लास रहे हों। कार्ल मार्क्स का मानना था कि ये इसीलिए पावरफुल है क्योंकि इन्होंने जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसे कंट्रोल कर रखा है। तो इसने एक मटेरियलिस्ट व्यू ऑफ सोसाइटी दिया कि जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी गोदाम है, जितने भी पैसा है, वो इन रिच लोगों ने जो है अपने कब्जे में कर रखा है, इसीलिए ये पावरफुल है। मार्क्स ने अपना व्यू यहां तक लिमिटेड रखा। लेकिन जो ग्रामशियन मार्क्सिस्ट है, जो न्यू मार्क्सिस्ट है, इन्होंने बोला कि नहीं 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 नहीं, सिर्फ सिर्फ मटेरियलिस्ट सोसाइटी से काम नहीं चल रहा है, यहाँ पे हेजेमोनिक स्ट्रक्चर्स भी है जो एक कुशन की तरह काम कर रहे हैं, कुशन अगेंस्ट रेवोल्यूशन। इनका मानना है कि जो आपके ट्रेडिशन है, जो आपकी सिविल सोसाइटी है, जो आपके कल्चर है, उसे ऐसे डिजाइन कर दिया गया है कि वो कैपिटलिस्ट ऑर्डर को जस्टिफाई करते हैं, वो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन को जस्टिफाई करते हैं। वही आपकी हेजेमनी है। हेजेमनी इज बेसिकली द आइडियोलॉजिकल एक्सटेंशन, राइट, आइडियोलॉजिकल और कल्चरल और सोशल एक्सटेंशन ऑफ मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ सोसाइटी, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड में पॉलिटिक्स और सोसाइटी को लिंक करने की कोशिश हुई। और बाद में जब मैं आपको बताऊंगा मैक्स वेबर ने इम्पोर्टेंटली आज के दौर में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका पॉलिटिकल सोशोलॉजिस्ट आप मान सकते हैं वो है मैक्स वेबर। और मैक्स वेबर ने अपनी एक इंटरेस्टिंग थ्योरी दी। इसने ये बात सोची कि भैया जो कैपिटलिज्म है वो क्यों आया, और वो मेडाइवल टाइम में ही क्यों आया, राइट। वो लगभग 15 जो 16वीं 17वीं शताब्दी है उसी टाइम क्यों आया। तो उसने इसका जो लिंक है वो कहाँ एस्टेब्लिश किया, प्रोटेस्टेंट ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी से। आपको पता है कि जब जब मेडाइवल यूरोप में आपका रेनेसां आया, पुनर्जागरण का काल आया, तो चर्च भी दो भागों में बंट गई थी, राइट। एक आपका ऑर्थोडॉक्स था और दूसरा आपका प्रोटेस्टेंट था, राइट। प्रोटेस्टेंट वो चर्च थी जो आपका मार्टिन लूथर जैसे लोग, राइट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर नहीं, वो तो यूएसए का वो सुप्रीम लीडर रहा है, राइट। लेकिन जो मार्टिन लूथर जैसे लोग थे 15th 16th सेंचुरी में, उन्होंने प्रोटेस्टेंट शाखा एक और शुरू की,
राइट, प्रोटेस्टेंट ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी शुरू की। और जैसे ही ये प्रोटेस्टेंट ब्रांच शुरू हुई, रैशनैलिटी आई यूरोप में, रैशनैलिटी को प्रोटेक्ट किया गया। रैशनैलिटी के साथ साथ साइंस की वृद्धि हुई, साइंस ने नई न्यू मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी खोजी, और उसकी वजह से आपका जो है बाद में कैपिटलिज्म का राइज हुआ, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। तो इस तरीके से इसने भी सोशल मूवमेंट्स को लिंक किया आपके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंज के साथ। तो मैक्स वेबर इज इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल सोशोलॉजिस्ट एज ऑफ नाउ। बाकी इसके अलावा भी जो आप कुछ स्कॉलर्स आपने पढ़े होंगे, जैसे सारतोरी हो गया, राइट, आपका सारतोरी हो गया, एंड इस तरीके के जो आपके स्कॉलर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट आपके पॉलिटिकल सोशोलॉजी के डोमेन में आपको देखने को मिलेंगे, जो मॉडर्न टाइम में इस पे अच्छा काम कर रहे हैं, राइट। लेकिन फिर हमें ये भी तो पढ़ना है सर कि भैया नीड क्या थी ऐसे अप्रोच की, क्या जरूरत ही क्या थी पॉलिटिक्स और सोसाइटी को स्टडी करने की, हमें मॉडर्न कंटेक्स्ट में जरूरत ही क्या थी जब काम चल रहा था। हमने ऑलरेडी ट्रेडिशनल अप्रोचेस पढ़ रखी है कि भैया पहले हमारी ट्रेडिशनल अप्रोचेज हिस्टोरिकल हुआ करती थी, साइकोलॉजिकल हुआ करती थी, फिलोसॉफिकल हुआ करती थी। हम इन चीज़ों पे फोकस करते थे, हिस्ट्री पे फोकस करते थे, लॉ पे फोकस करते थे, हम कानूनों को, कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर किए जा रहे थे। लेकिन फिर बाद में हमें ऐसी नई अप्रोच की जरूरत क्यों पड़ी जो कि आपकी सोसाइटी को और पॉलिटिक्स को साइमल्टेनियसली कंपेयर करे। यूपीएससी ये आपसे पूछ सकता है। तो नीड, अगेन जो मैंने आपको बिहेवियरलिज्म की नीड में बताया, वही इसकी भी नीड थी, मॉडर्न अप्रोचेज की सेम नीड्स थी कि भैया जो आपके पोस्ट सेकंड जो आपका वर्ल्ड वॉर हुआ 1945 में जब खत्म हुआ, उसके बाद कुछ ऐसी कंडीशंस एमर्ज हुई हमारे पूरी दुनिया में, ऐसी कंडीशंस एमर्ज हुई जिनको स्टडी करने के लिए ट्रेडिशनल अप्रोचेस काफी नहीं थी, दे वर नॉट इनफ, right, they did not provide enough tools for analysis of the post world war, second world war conditions। और वो conditions क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन थी पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स का राइज होना, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स का राइज होना। पोस्ट कॉलोनियल स्टेट मतलब जो आजाद हुए मुल्क हैं, नए मुल्क हैं, जैसे अफ्रीका में नई कंट्रीज आई, एशिया में नई कंट्रीज आई, इंडिया जैसी कंट्री राइज की गई। और भैया इन पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स में एक इंपॉर्टेंट फीचर आपको देखने को मिला कि भैया जो आपके सोशल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैं ये बहुत डीपली इंटर रिलेटेड हैं। देखो यूरोप में तब तक क्या था कि तब तक आपकी पॉलिटिक्स मैच्योर हो गई थी, रिलीजन का उतना इन्फ्लुएंस नहीं था, राइट, रिलीजन का माना जाता था कि उतना इन्फ्लुएंस नहीं है। आपके जो यूएसए जैसी कंट्री है वहां आपका कास्ट का उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था, राइट। तो माना जाता था कि वहां डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स उस दौर में हो रही थी, हालांकि कलर वगैरह का डिस्टिंक्शन उस वक्त था। ये बेसिकली एक तरीके की आप कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं, राइट, पॉलिटिकल स्कॉलर रहे हैं, उन्होंने ओवर ग्लोरीफाई किया है वेस्ट को। उन्होंने ये बताने की हर बार कोशिश की कि हमारे यहाँ रिलीजन इन्फ्लुएंस नहीं करता, कास्ट कलर ये चीजें इन्फ्लुएंस नहीं करती, हम बहुत जस्टिस वाले लोग हैं। ये उनका अपना मसला है, उन्हें छोड़िए। अब फिर अगेन जब हम पॉलिटिकल साइंस को इंडिया में स्टडी कर रहे हैं तो हम फिर से वो ब्रिटिश पर्सपेक्टिव को ही, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को ही स्टडी कर रहे हैं क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है, राइट। तो अभी के लिए मान के चलो, फुल्ली मान के चलो कि जो नए सोशल, जो आपके नए पोस्ट कॉलोनियल स्टेट आए, वहां एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप थी बिटवीन सोशल स्ट्रक्चर्स एंड पॉलिटिक्स, राइट। सोशल स्ट्रक्चर्स और पॉलिटिक्स के बीच एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप थी। कैसी रिलेशनशिप कि भैया जैसे ये सोशल एलिमेंट हुआ करते थे, जैसे 4C आप ये याद कर सकते हैं, कास्ट, क्लास, कलर एंड करिश्मा, राइट। कास्ट, क्लास, कलर एंड करिश्मा ये बहुत डोमिनेंट थे थर्ड वर्ल्ड की पॉलिटिकल सिस्टम्स में, राइट। जैसे इंडिया में आप देखेंगे कि कास्ट की बड़ी पॉलिटिक्स चलती थी, राइट, यादव, जाटव, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा कि 1970s में इतना ज्यादा राइज हुआ। फिर कांशी राम का मूवमेंट का आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, कांशी राम का मूवमेंट जो कि आपका बाद में चल के जो बीएसपी निकली वो उन्हीं की मूवमेंट से निकली थी, राइट। जो आपका ओबीसी मूवमेंट आप इसे कह सकते हैं, 1970s में ये चला। तो इस तरीके से कास्ट जो है ये बड़ा इन्फ्लुएंस किया, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की पॉलिटिक्स को भी बड़ा इन्फ्लुएंस किया। सिमिलरली क्लास तो हमेशा डोमिनेंट रहा ही है कि भैया कुछ कैपिटलिस्ट क्लास हो गए, कुछ आपके इन्वेस्टर क्लास हो गए, उन्हें भी सेटिस्फाई करना है पॉलिटिकल सिस्टम को, राइट, सरकार को उन्हें भी सेटिस्फाई करना है भैया। कुछ ट्रेडर क्लास हो गए, कुछ दुकानदार क्लास हो गए, उन्हें भी सेटिस्फाई करना है, और कुछ श्रमिक वर्ग हो गए, राइट। तो इस तरीके से जो क्लास पॉलिटिक्स है ये भी देखने को मिला कि भैया 1945 के बाद बहुत ज्यादा तेज
इसमें राइज हुआ। जैसे इंडिया में आप देखेंगे 1970s में रेलवे कर्मचारियों ने बहुत हड़तालें की, राइट, बहुत हड़तालें की। अपने इधर कई लीडर हुआ करते थे, राइट, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस, GEORG फर्नांडिस, आपने इनका नाम सुना होगा, जॉर्ज फर्नांडिस। ये कुछ इस तरीके के लीडर थे भैया जिन्होंने क्लास पॉलिटिक्स को इंडिया में बहुत ज्यादा प्रमोट किया, बहुत ज्यादा प्रमोट किया, राइट। फिर आपका कलर डिस्टिंक्शन, जैसे आपके साउथ अफ्रीका में तो ये जो अपार्थाइड है, अपार्थाइड रूल है, ये 1994 तक चला, जब तक साउथ अफ्रीका पूरा आजाद ना हो चुका था। तो आपका कलर डिस्टिंक्शन भी थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा था, कैरिज्मा तो था ही। माना जाता है कि नेहरू इसीलिए प्रधानमंत्री के तौर पे सस्टेन किए गए क्योंकि उनका कैरिज्मा वैसा क्रिएटेड था। आपके जो लेटर ऑन जो आपके PM आए इंडिया में, जो सुप्रीम लीडर्स आए, जैसे आपके इंदिरा गांधी जी हो गए, राइट, बाद में चल के आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी, और आजकल नरेंद्र मोदी जी, राइट, इनका अपना कैरिज्मा है, इन्होंने कैरिज्मा क्रिएट किया है। तो ये 4C जो एलिमेंट है, क्लास, कास्ट, कलर, कैरिज्मा और बाकी सारे जो सोशल एलिमेंट्स, ये थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे थे। इसीलिए इनकी इन्फ्लुएंस को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट था। दिस इज वाई एन इंटरलिंक्ड स्टडी वॉज नीडेड एट दैट टाइम, और हमें ऐसी ही इंटरलिंक्ड स्टडी की जरूरत पड़ी। बट देन कोई भी चीज जब आती है तो उसका क्रिटिसिज्म भी आता है साथ में। आप जब IAS बन जाओगे आपका क्रिटिसिज्म भी होगा। आपका सिर्फ फूल मालाएं गले में नहीं डालेंगे, फूल मालाएं नहीं डालेंगे, आपके रिश्तेदार पीठ पीछे आपके जो बुराई करेंगे ना भाई, जो बुराई करेंगे, अरे जानते हैं सबसे बड़ा करप्ट आदमी निकलेगा ये, देख लेना, ये रग रग से वाकिफ है हम, ठीक है। तो जो इस तरीके का इनका जो क्रिटिसिज्म आपका होएगा बाद में, ऐसा ही क्रिटिसिज्म पॉलिटिकल सोशोलॉजिस्ट का भी होता होगा, राइट। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकालने की हमेशा कोशिश की गई होगी, और ये हमेशा आपके साथ भी होगी। गांधी इतने बड़े महात्मा आदमी थे भैया, उनके पीठ पीछे उनकी भी क्रिटिसिज्म होता रहा, तो अब पॉलिटिकल सोशोलॉजिस्ट का भी तो क्रिटिसिज्म बनता है भैया, राइट। सब समय का जो नियम है वो नियम है, नियम है, वो सभी को झेलना होगा। तो इन्होंने भी झेला। तो इनका क्रिटिसिज्म करने के लिए सबसे आगे आए SM लिपसेट। इनका आपने नाम सुना होगा, PSIR पेपर 1 में भी ये बुक आपने जरूर पढ़ी होगी, पॉलिटिकल मैन, राइट, पॉलिटिकल मैन। तो SM लिपसेट ने बेसिकली क्या कहा, लिपसेट ने कहा कि जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है ये मेनली आपका सोशियोलॉजी का ही डोमेन है, ये पॉलिटिकल साइंस का डोमेन है ही नहीं, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का डोमेन है ही नहीं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ये तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की एक सब ब्रांच है, राइट। क्यों? क्योंकि भैया ये मेनली क्या स्टडी कर रहा है, सोसाइटी का पॉलिटिक्स पे इन्फ्लुएंस स्टडी कर रहा है, राइट, सोसाइटी का पॉलिटिक्स पे इन्फ्लुएंस स्टडी कर रहा है। और जो सोशल फैक्टर्स हैं वो ज्यादा डोमिनेंट है इस पूरी स्टडी में। इट सीक्स टू फोकस मोर ऑन द एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स rather than focusing on the elements of political structures, गवर्नमेंट, सोवरेनिटी, पावर स्ट्रक्चर्स, इन सारी चीजों को पॉलिटिकल सोशियोलॉजी उतना स्टडी नहीं करते हैं। ये क्या स्टडी करते हैं, ये कास्ट को, क्लास को, क्रीड को, राइट, इन सारी चीजों को स्टडी कर रहे हैं। गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के फॉर्मल स्ट्रक्चर्स को ये उतना स्टडी नहीं कर रहे हैं, ये उनका मेन फोकस है ही नहीं पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट का। इसीलिए SM लिपसेट ने कहा कि नहीं 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 नहीं, तुम जो ये बोल रहे हो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ये पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है ही नहीं, तुम क्यों इतना ऊपर उठ रहे हो, राइट, तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो भाई, ये तुम्हारी अप्रोच तो है ही नहीं, ये किसकी अप्रोच है, ये सोशियोलॉजिस्ट की अप्रोच है। तो दिस इज द प्राइमरी क्रिटिसिज्म ऑफ दिस अप्रोच। लेकिन फिर सारतोरी जैसे लोग आए भैया, सारतोरी जैसे लोग आए, और सारतोरी ने अपनी जो एक बुक लिखी पॉलिटिकल पार्टीज पे, राइट, सारतोरी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन भी दी हुई है पॉलिटिकल पार्टीज की, जो हम आगे पढ़ेंगे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ही है, राइट। तो ये जो इस तरीके के जो उस वक्त लोग आए, इन्होंने इसे काउंटर किया, ने कहा कि नहीं भैया आप गलत बोल रहे हो, ये पॉलिटिकल साइंस की एक स्ट्रीम है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं कर रहे हैं इसमें, सिर्फ सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं कर रहे हैं इसमें, हम उनके इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल सिस्टम पे स्टडी कर रहे हैं, और पॉलिटिकल सिस्टम कैसे उसको उन्हें रिस्पॉन्ड कर रहा है, हम इसे भी पूरे प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं। तो इट इज अ काइंड ऑफ सिस्टम अप्रोच दैट वी हैव एडॉप्टेड। तो ये आपका इसमें पूरे आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच को डिस्कस करेंगे। ये जो पूरा लेक्चर अभी तक रहा पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच का, इतना आपके लिए सफिशिएंट है।
अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस जो टू द पॉइंट आपके ऑप्शनल में या फिर जीएस में आपकी हेल्प करें, अगर आप लाइक कर रहे हो इन वीडियो को तो भैया सब्सक्राइब चैनल को कर लेना। आपका सपोर्ट की जरूरत है, ऑफ कोर्स है, और आपका सपोर्ट मोटिवेट भी करता रहता है, राइट। तो बाकी मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ मिलेगा ये तो आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, द यूपीएससी हब, आपने सर्च कर लेना है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।